तो प्यारे साथियों, अपना जो शिक्षण विधियों का सिलेबस है उस सिलेबस में मूल्यांकन टॉपिक एक लगा हुआ है, आप सभी को मालूम होगा। तो वीडियो के पिछले 2 भागों से हम इस मूल्यांकन टॉपिक को पढ़ रहे हैं। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी परिभाषा, विशेषताएं, महत्व, उद्देश्य, इसके प्रकार, मापन और मूल्यांकन में अंतर, ये सभी बातें पढ़ी थी। और इसके बाद में अगले पार्ट में हमने मूल्यांकन की प्रविधियां पढ़ी कि कौन कौन सी विधियों के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है विद्यालयों में, जिसमें हमने 2 भेद पढ़े थे, परिमाणात्मक प्रविधियां और गुणात्मक प्रविधियां। परिमाणात्मक के भेद भी हमने पढ़े, मौखिक, लिखित, प्रायोगिक परीक्षा और वस्तुनिष्ठ निबंधात्मक प्रश्नों के प्रकार। उसके बाद में हमने गुणात्मक प्रविधियों के प्रकार भी पढ़े। और अब इस वीडियो के साथ हम पढ़ेंगे सतत मूल्यांकनम, इस टॉपिक को। अपना जो मेन टॉपिक है मूल्यांकन वाला, इसमें मूल रूप से 3 टॉपिक लगे हैं, जिसमें पहला है मौखिक लिखित प्रश्नानाम प्रकाराः। इस टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं इस वीडियो के जस्ट पिछले वाले भाग में, ठीक है, विस्तार से पढ़े हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप जरूर वो वीडियो देखना। इस वीडियो में पढ़ लेंगे सतत मूल्यांकन वाले टॉपिक को, और इसके बाद में अगला जो टॉपिक बचेगा उपचारात्मक शिक्षण का, तो इसको हम अगले वाले वीडियो के भाग में पढ़ लेंगे। तो इस तरह से मूल्यांकन वाले टॉपिक के साथ ही शिक्षण विधियों का कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, और पूरे कोर्स की पीडीएफ आपको अपने ग्रुप में मिल जाएगी टेलीग्राम पर। स्काई एजुकेयर के नाम से ग्रुप है, वहां पर निःशुल्क आपको इस पूरे कोर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। अभी तक वहां पर सभी पीडीएफ वीडियो के पार्ट के हिसाब से, जितने वीडियो हुए उतने पार्टों में पीडीएफ अपलोड की गई थी, लेकिन इस वीडियो के एंड के साथ ही पूरी शिक्षण विधियों की एक ही पीडीएफ भी आपको मिलने वाली है। तो अच्छा, एक टॉपिक इसमें बचा हुआ है अपना लैंग्वेज सेकंड में, वो भी उपचारात्मक शिक्षण के बाद में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि वह केवल लैंग्वेज सेकंड के लिए है। अभी तक की जो जितनी भी शिक्षण विधियां हमने पढ़ी है, ये दोनों लैंग्वेज में, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, अगर किसी भी रूप में आप संस्कृत चुनते हैं तो दोनों के लिए सिमिलर थी, यानी कि समान शिक्षण विधियां थी, कोई भी टॉपिक का अंतर नहीं था। जिस एक टॉपिक का अंतर था उसको मैंने अलग रखा हुआ है, उसको इस उपचारात्मक शिक्षण के टॉपिक के बाद में पढ़ा देंगे, और उसी के साथ में ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी शिक्षण विधियां। तो अभी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, यह है वीडियो का भाग 25, और अपने टॉपिक का नाम है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो बिना समय गवाए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एसके कटारिया और आप देख रहे हैं स्काई एजुकेयर का यूट्यूब चैनल। और वीडियोज का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो प्यारे साथियों, मूल्यांकन का अर्थ मैं आपको वीडियोज के पिछले भागों में बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से संक्षेप में बता देता हूं। मूल्यांकन यानी मूल्य का अंकन या मूल्य का निर्धारण या मूल्य का निश्चयीकरण, एक ही बात है। मूल रूप से हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मूल्य का निर्धारण करना या मूल्य का अंकन करना ही क्या है, मूल्यांकन। और यही मूल्यांकन शब्द यदि शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हम उपयोग करें तो इसका तात्पर्य ये होता है कि बच्चों ने क्या ज्ञानार्जन किया उसको जांचना ही मूल्यांकन है, ठीक है। तो प्राचीन काल से ही हमारे देश में मूल्यांकन की परंपरागत प्रणालियां जो थी उसको उपयोग में लाया जाता रहा है, लेकिन उससे व्यक्तित्व के संपूर्ण पहलुओं का मूल्यांकन यानी पूरे व्यक्तित्व का मूल्यांकन उन प्रणालियों के माध्यम से संभव नहीं था। इसलिए वर्तमान काल में सतत और व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ी। वर्तमान विद्यालय प्रणाली में मूल्यांकन के अंतर्गत बालक के व्यक्तित्व विकास के संपूर्ण क्षेत्रों, अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि शैक्षिक और गैर शैक्षिक क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया, और इसीलिए मूल्यांकन का जो क्षेत्र है वो व्यापक रूप से स्वीकार किया जाने लगा। तो निरंतर यानी लगातार और व्यापक यानी गहराई के साथ मूल्यांकन करना, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना। केवल परीक्षा की कॉपी जांचना ही मूल्यांकन नहीं है, बल्कि छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के परिचय को देखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं सीसीई। सीसीई का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन।
जिसको हिंदी में कहते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो कई जगह हम CCE ही पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना सतत और व्यापक मूल्यांकन की ही बात हो रही है। तो वर्ष 2009 में भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अनिवार्य मूल्यांकन प्रक्रिया है। ये क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन। वर्ष 2009 में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 हम पढ़ते हैं, उसके तहत अनिवार्य मूल्यांकन प्रक्रिया में इसको शामिल किया गया है। मूल्यांकन का यह दृष्टिकोण भारत में कक्षा 6 से 10 और कुछ विद्यालयों में 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डों द्वारा पेश किया गया है। तो हमारी शिक्षा में इसकी क्या आवश्यकता है सतत और व्यापक मूल्यांकन की, इसको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन ये इम्पोर्टेंट एक चीज थी कि इसको शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अनिवार्य रूप से मूल्यांकन प्रक्रियाओं में अपनाया जा रहा है। ये एक बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। चलिए इसके अभिप्राय को समझते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की एक प्रणाली है जिसमें छात्रों के विकास के सभी पहलू शामिल हैं। यह मूल्यांकन की एक उन्नतशील प्रक्रिया है जो दोहरे उद्देश्यों पर बल देती है। देखिए समझिएगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन, मूल्यांकन की परिभाषा आप सभी को मालूम होगी और यही कार्य, मूल्यांकन का कार्य सतत और व्यापक रूप से चले तो सतत और व्यापक मूल्यांकन बन जाता है। मूल रूप से मूल्यांकन में होता क्या है कि बच्चे ने क्या अर्जित किया उसको जांचना ही मूल्यांकन है। आप सभी इस बात को जानते हैं। तो इस टॉपिक में हम जो भी पढ़ेंगे वो इसी पर पढ़ेंगे कि सतत रूप से कैसे जांचा जाए और व्यापक रूप से कैसे जांचा जाए। तो इसमें क्या होता है कि विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन की प्रणाली है उसी के अंतर इसको शामिल किया गया है, जिसमें विद्यार्थियों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो ये एक उन्नतशील प्रक्रिया है जो दोहरे उद्देश्यों पर बल देती है। अब किस प्रकार से दोहरे उद्देश्यों पर बल देती है यह हम अगले स्लाइड में समझेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज और जान लीजिए। यहां सतत और व्यापक से तात्पर्य क्या है? देखिए, सतत और व्यापक से तात्पर्य विद्यार्थी की शैक्षिक एवं सहशैक्षिक गतिविधियों का निरंतर अथवा नियमित रूप से मूल्यांकन से है। सतत यानी निरंतर और नियमित, और व्यापक रूप से मीन्स शैक्षिक तो मूल्यांकन होता ही है विद्यालय में, लेकिन सहशैक्षिक यानी पढ़ाई के साथ साथ दूसरी जो गतिविधियां हैं उनको बोलते हैं सहशैक्षिक गतिविधियां। तो यहां पर क्या होता है कि पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों का भी निरंतर और नियमित रूप से मूल्यांकन होता है। अर्थात विद्यालय आधारित एक ऐसी मूल्यांकन विधि जो विद्यार्थियों के विकास के सभी पक्षों से संबंधित तथा निरंतर प्रक्रिया है। इस हेतु विभिन्न विधियों की सहायता अध्यापक लेता है। तो अभी आपको मूल रूप से सतत और व्यापक शब्द का अर्थ समझ में आ गया होगा कि शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में या मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या प्रयोग है और क्या इसका मीनिंग निकलता है। अब देखिएगा सतत और व्यापक मूल्यांकन के लक्ष्य क्या क्या हैं, कौन से लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। तो देखिएगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य बच्चे की विद्यालय में उपस्थिति के दौरान उसके हर पहलू का मूल्यांकन किया जाता है। यानी उसने क्या ज्ञानार्जन किया ये तो एक बात है, लेकिन इसके साथ साथ उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, ठीक है, उसका आचरण अभी कैसा है, इन सभी पहलुओं का आकलन करना इसमें शामिल किया गया है और यही इसका लक्ष्य है। CCE का उद्देश्य बच्चों के तनाव को कम करना है। CCE मीन्स आपको मालूम होगा सतत और व्यापक मूल्यांकन को ही हम CCE बोल रहे हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूएशन। ठीक है, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों के तनाव को कम करना। आजकल क्या है कि बच्चों के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। घर पर भी सभी प्रेशर देते हैं कि हाँ पढ़ो पढ़ो, विद्यालय में जाते हैं तो टीचर्स प्रेशर डालते हैं, किताबों का बहुत ज़्यादा वजन हो जाता है क्योंकि बहुत सारी किताबें पढ़नी होती हैं, कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो बच्चे तनाव महसूस करते हैं। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि लगातार मूल्यांकन यदि बच्चे का होता रहे और उसमें देखा जाए कि बच्चा तनाव क्यों महसूस कर रहा है, कौन सी कमी है या कौन सा कारण है जिसकी वजह से यह तनावग्रस्त है, तो उस मूल्यांकन से उसका पता लग जाता है और उसका उपचार किया जा सकता है, यानी उसमें जो समस्याएं आ रही हैं उसका समाधान किया जा सकता है।
लेकिन यह समस्याओं का समाधान कब संभव है? जब सतत मूल्यांकन हो, यानी कि निरंतर या नियमित रूप से बच्चे का हम मूल्यांकन करें, तभी यह समझ में आएगा कि बच्चा तनावग्रस्त है या नहीं है। अगर तनावग्रस्त है तो उसका क्या उपचार किया जाए। उपचार मीन्स पढ़ाई में कौन से ऐसे परिवर्तन किए जाएं, पढ़ाने में, शिक्षण प्रक्रिया में, जिससे बच्चा तनाव को कम महसूस करे। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का एक लक्ष्य क्या है कि बच्चों के तनाव को कम करना, मूल्यांकन को व्यापक और नियमित बनाना। ठीक है, यानी मूल्यांकन जो होता है उसको व्यापक, गहराई के साथ बनाना, यानी बच्चे के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना, और नियमित करना, यानी कि सतत और व्यापक। उसी लाइन को यहां पर दोहराया गया है कि मूल्यांकन जो प्रक्रिया है उसको सतत बनाना और व्यापक बनाना। रचनात्मक शिक्षण के लिए शिक्षक को स्थान प्रदान करना। रचनात्मक यानी कि जो प्रैक्टिकल शिक्षा होती है उसके लिए शिक्षक को स्थान प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। निदान और उपचार के साधन प्रदान करना। निदान मीन्स जो समस्याएं आती हैं उनको दूर करने के लिए और उनका उपचार करने के लिए उनको टूल्स प्रदान करना, साधन प्रदान करना। वृहद कौशल वाले शिक्षार्थियों का निर्माण करना। कुछ विद्यार्थियों में वृहद कौशलों का विकास करें, या सभी विद्यार्थियों में वृहद कौशलों का विकास करें, बड़े कौशलों का विकास करें। तो इस प्रकार की प्रक्रिया का निर्माण करना सतत और व्यापक मूल्यांकन के लक्ष्यों में शामिल किया गया है। और चलिए अब बात करते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्यों की। कौन कौन से उद्देश्य हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन के? विद्यार्थियों का कार्यभार कम करना। जो कार्य का भार है, जो बहुत ज्यादा कार्यभार दे दिया जाता है बच्चों को, उसको कम करना। उन्हें परीक्षा के तनाव से मुक्त करना, पहला उद्देश्य और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार करना। जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं उनके अनुसार बालकों का सर्वांगीण विकास करना। छात्रों को अधिक से अधिक सह शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, कि केवल किताब पढ़ना और परीक्षा देना ही नहीं, बल्कि जो अन्य गतिविधियां होती हैं जैसे भ्रमण करना या कैंपों में भाग लेना या अन्य जो प्रैक्टिकल कार्य हैं उनमें भाग लेना, तो उसके लिए प्रोत्साहित करना भी इसका उद्देश्य है। अधिगम के दौरान आने वाली समस्याओं के निदान हेतु उपचारात्मक शिक्षण देना इसका उद्देश्य है। यानी अधिगम यानी पढ़ते और याद करते समय यदि कोई समस्या आती है तो उसका निदान करना, उसका उपचार करना। आत्म मूल्यांकन के लिए शिक्षार्थियों को अवसर प्रदान करना, यानी कि खुद का मूल्यांकन विद्यार्थी खुद ही करना सीख जाएं। और ये एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यदि कोई समस्या आई और उसका उपचार विद्यार्थी ने स्वयं सीख लिया तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य हो जाता है। तो यह भी इसका एक उद्देश्य है। निदान और उपचार के माध्यम से छात्र की उपलब्धि में सुधार के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया का उपयोग करना। तो ये थे सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य। चलिए अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या है मूल्यांकन की, देखिएगा। एक तो सतत यानी निरंतर, समय समय पर, और व्यापक यानी गहराई के साथ। तो ये इसकी बड़ी विशेषता है। देखिए दो घटक है यहाँ पर। सतत पहलू मूल्यांकन की निरंतर और आवधिक यानी समय समय पर, जब भी आवश्यकता पड़ी उसी समय मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो इस पहलू का एक तो ध्यान रखा जाता है। दूसरा है व्यापक। व्यापक मीन्स होता है कि बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन इस व्यापक घटक के अंतर्गत किया जाता है। इसमें विद्यार्थियों के विकास में शैक्षिक के साथ साथ सह शैक्षिक पहलुओं का मूल्यांकन होता है। यानी विद्यालय में पाठ्य वस्तु और शैक्षिक सामग्री के साथ साथ अन्य जो सह शैक्षिक क्रियाएं होती हैं, जैसे खेलकूद हो गया या कोई कैंप वगैरह हो गया जिसमें किसी विशेष शिविर का आयोजन करके मूल्यांकन करने की कोशिश की जाती है, या कोई भ्रमण करने के लिए लेके गए उसका मूल्यांकन करना हो गया। तो इस प्रकार से जो शैक्षिक प्रक्रियाओं के साथ साथ अन्य जो प्रक्रियाएं होती हैं उनका मूल्यांकन करना, कि बच्चे में क्या परिवर्तन हुआ है इन क्रियाओं से, उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आया है या नहीं आया, इसकी जांच करना ही सह शैक्षिक मूल्यांकन है। देखिएगा शैक्षिक पहलुओं में पाठ्यक्रम संबंधी क्षेत्र, विशिष्ट विषय क्षेत्र शामिल हैं। यानी शैक्षिक पहलुओं में कौन कौन से बिंदु शामिल हैं? जो अपनी विषय वस्तु है यानी कि पाठ्यक्रम या सिलेबस जो है, या विशिष्ट क्षेत्र यानी विषय से संबंधित ही जो विशिष्ट क्षेत्र हैं वो सारे शामिल हैं। लेकिन सह शैक्षिक में क्या है, देखिए जीवन कौशल, सह पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियां, दृष्टिकोण और मान्यताएं, ये इतनी सारी चीजें
पाठ्यक्रम के अलावा सह शैक्षिक कार्यक्रमों में शामिल होती है, तो इनका मूल्यांकन भी इसमें किया जाता है। सह शैक्षिक क्षेत्रों में मूल्यांकन पहचान मानदंडों के आधार पर कई तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है। यानी मूल्यांकन जब किया जाता है तो शैक्षिक मूल्यांकन तो आपको मालूम है एग्जाम लेकर के कर दिया जाता है, जिसमें वार्षिक अर्धवार्षिक टेस्ट वगैरह हो जाते हैं। लेकिन सह शैक्षिक का मूल्यांकन कैसे हो, इसके लिए इसकी पहचान के लिए विशेष मानदंड बनाए होते हैं और कई सारी तकनीकों का उपयोग करके सह शैक्षिक क्रियाओं का मूल्यांकन किया जाता है। जबकि जीवन कौशल में आकलन और परीक्षण सूची के संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। तो ये थी सतत और व्यापक मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं। चलिए अब सतत और व्यापक मूल्यांकन के कार्य देखते हैं। देखिए, शिक्षक को प्रभावी शिक्षण की रणनीति को व्यवस्थित करने में सहायता करता है कौन? सतत और व्यापक मूल्यांकन। यानी कि मूल्यांकन जो है वो सतत यानी निरंतर चलता रहा और व्यापक रूप से चलता रहा तो शिक्षक बच्चों की कमजोरियों को समझने लग जाएगा और रणनीति बना पाएगा कि किस तरह से इन कमजोरियों को दूर कर पाए। यदि मूल्यांकन ही नहीं होता है तो अध्यापक को पता नहीं लगेगा कि कौन से बच्चे में क्या कमजोरी है और वह शिक्षण की रणनीति नहीं बना पाएगा। इसलिए व्यवस्थित रणनीति बनाने के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन कार्य करता है। सतत मूल्यांकन कमजोरियों का निदान करने में सहायता करता है और शिक्षक को कुछ व्यक्तिगत शिक्षार्थियों की जांच की अनुमति देता है। यानी कि लगातार यदि मूल्यांकन होता रहा तो कमजोरियों का निदान करने में मदद मिलती है, क्योंकि कमजोरियों का हमें पता लग जाता है और इससे व्यक्तिगत जो कमियां हैं बच्चों में उसका पता लग जाता है अध्यापक को। सतत मूल्यांकन के माध्यम से छात्र अपनी शक्तियों और कमजोरियों को जान सकते हैं, क्योंकि लगातार मूल्यांकन होता है तो कभी न कभी बच्चे को अपनी पूरी कमजोरियों का मालूम चल जाता है और वह उनका निदान कर सकता है। ठीक है, तो बच्चे को भी अपनी कमजोरियों का पता लग जाता है यदि मूल्यांकन लगातार होता रहता है, नियमित रूप से होता रहता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन दृष्टिकोण और मान्यता प्रणाली में परिवर्तन की पहचान करने में मदद करता है कि क्या मान्यता है और उसमें क्या परिवर्तन किया जाए। इस प्रकार की पहचान हो जाती है लगातार मूल्यांकन करते रहने से। छात्रों की शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में प्रगति पर जानकारी प्रदान करता है, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षार्थियों की भविष्य की सफलता का पूर्वानुमान होता है। यानी कि जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं उनका आकलन हो जाता है और सह शैक्षणिक गतिविधियों का भी आकलन हो जाता है। तो अब दोनों प्रकार के आकलन करने के बाद हमें पता लग जाता है कि बच्चे में कौन सी कमी है और कौन सी अच्छाई है। तो उसके आधार पर हम उसकी भविष्य की सफलता का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। अब देखिएगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन की कुछ विधियां हैं, यानी ऐसी विधियां जिसके द्वारा सतत यानी लगातार मूल्यांकन किया जा सकता है। तो इसमें मूल रूप से 4 विधि होती हैं। इनका नाम आप याद रख लीजिए, बस इतना ही काफी है। देखिए, सत्र परीक्षाएं, सतत मूल्यांकन की विधियों में बता रहा हूं मैं आपको। सत्र परीक्षाएं यानी हमारी जो अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं होती हैं उसको सत्र परीक्षाएं बोलते हैं। इकाई परीक्षा यानी प्रत्येक चैप्टर के बाद में उसकी परीक्षा, मासिक परीक्षाएं यानी हर महीने में परीक्षा, और सेमेस्टर पद्धति यानी हर सेमेस्टर की जो अलग अलग एग्जाम होते हैं उसको इसमें शामिल किया गया है। तो मूल रूप से ये 4 विधियों के नाम आप याद रख लीजिए। यदि परीक्षा में पूछा जाए तो कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की विधियों के नाम बताइए, इसमें कोई ज्यादा गहराई वाली बात नहीं है। सत्र परीक्षा जो साल में होती हैं, अर्धवार्षिक, वार्षिक, इकाई परीक्षा, प्रत्येक इकाई के बाद में परीक्षा, मासिक परीक्षाएं, हर महीने में परीक्षा, और सेमेस्टर पद्धति यानी सेमेस्टर वाइज जो एग्जाम लिए जाते हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये हैं मूल्यांकन की विधियां, सतत मूल्यांकन की विधियां। चलिए अब बात करते हैं मूल्यांकन के क्षेत्रों की, यानी कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनके माध्यम से हम बच्चों का सतत मूल्यांकन करते हैं। तो देखिएगा, कुछ बिंदु हैं। छात्र की अभिरुचियों का मूल्यांकन होता है इसमें, तो ये एक क्षेत्र हो गया अभिरुचि। दूसरा क्षेत्र है सृजनात्मकता, बच्चे की सृजनशीलता कैसी है, सृजनात्मकता कैसी है, सृजन करने की क्षमता कैसी है, उसका मूल्यांकन हो गया। उसके ज्ञान का मूल्यांकन, उसकी रुचियों का मूल्यांकन, उसके बोध का, व्यक्तिक रुचियों का, शारीरिक स्थिति और स्वास्थ्य का मूल्यांकन, अनुप्रयोगों का मूल्यांकन, विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन कि क्या क्या इसने अभी तक उपलब्धि हासिल की है, और उसकी त्रुटियों का मूल्यांकन कि गलती क्या क्या करता है।
तो ये कुछ क्षेत्र हैं जिनका मूल्यांकन किया जाता है सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान। और यह है आखिर की स्लाइड। इसमें हम व्यापक मूल्यांकन के विभिन्न पक्ष और देख लेते हैं। हमने सतत मूल्यांकन के सारे पक्ष देख लिए। तो व्यापक मूल्यांकन के मूल रूप से 3 पक्ष हैं। एक हो गया संज्ञानात्मक, दूसरा हो गया भावात्मक और तीसरा हो गया कौशलात्मक। यानी यहां पर संज्ञानात्मक मूल्यांकन होता है, यहां पर भावात्मक मूल्यांकन होता है और यहां पर उसमें कौन कौन से कौशल हैं उनका मूल्यांकन होता है। संज्ञानात्मक मीन्स बच्चे की याद करने की क्षमता कैसी है, ठीक है, यानी उसके अंदर निहित ज्ञान का परीक्षण किया जाता है इसमें। और भावात्मक में बालक के भाव पक्ष जो हैं, दया, करुणा, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, इन चीजों का मूल्यांकन किया जाता है। और एक होता है कौशलात्मक, यानी कि उसकी कार्य कुशलता, वह कौन सा कार्य करने में सक्षम हुआ है या नहीं हुआ है, या कार्य करने की कितनी कुशलता है। तो इन 3 पक्षों का मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन के पक्षों के अंतर्गत किया जाता है। यानी उसकी याद रखने वगैरह की क्षमता कैसी है, स्मरण शक्ति कैसी है, पुनः स्मरण शक्ति कैसी है। और भाव पक्ष में यानी उसकी दया, करुणा, सत्यनिष्ठा आदि का मूल्यांकन होता है। और कौशलात्मक पक्ष में उसकी कार्य कुशलता का, कि कार्य करने में कितना कुशल है, कार्य को सही से कर पाता है या नहीं कर पाता। इन 3 पक्षों का मूल्यांकन होता है। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से हमने सतत मूल्यांकन के साथ साथ व्यापक मूल्यांकन को भी पढ़ लिया है। और इस प्रकार से मूल्यांकन वाला जो टॉपिक है शिक्षण विधियों के सिलेबस में, उसके 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और अभी अंतिम टॉपिक बचा है उपचारात्मक शिक्षण। इसको जस्ट इस वीडियो के आगे वाले भाग में कंप्लीट कर लेंगे और इसी के साथ अपना शिक्षण विधियों का चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। एक टॉपिक और बचेगा, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि वह केवल लैंग्वेज सेकंड के लिए है, उसको इसीलिए मैंने अलग से बचा के रखा हुआ है। तो मूल रूप से लैंग्वेज फर्स्ट के लिए तो इसी टॉपिक के साथ शिक्षण विधियां कंप्लीट हो जाएगी। और यदि आप लैंग्वेज सेकंड के रूप में संस्कृत भाषा को लेते हो, तब आपके लिए एक टॉपिक और रहेगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप निसंदेह कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियोज आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।